हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है एक माँ का संघर्ष। काकी माँ कहाँ हो? जल्दी आओ ना। निशिका की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। आंचल में हाथ पोंछती हुई रसोई से निकलती अपनी काकी माँ अनसुईया जी को देखकर निशिका फिर बोली, ओफो काकी माँ, आपसे कितनी बार कहा है यूँ अपनी पहनी हुई साड़ी में हाथ मत पोंछा करो। जब आप मेरे साथ शहर जाएंगी तब लोग क्या कहेंगे देखकर? बताओ भला। यही कहेंगे कि मेन साहब की काकी माँ बिल्कुल गंवार है। अच्छा ये छोड़ और बता, क्यों पूरे घर को सर पर उठा रही है? अनसुईया जी हंसते हुए बोली। निष्का ने एक भारी भरकम थैला उनके हाथ में देते हुए अतिरेक उत्साह से कहा, मेरी शादी का लहंगा आ गया काकी माँ, एकदम दीप का पादुकोण जैसा। अनसुईया जी ने थैला खोलना चाहा पर उसकी गांठ खुल ही नहीं रही थी। कोशिश करते करते वो पसीने पसीने हो गई और उनके हाथ से थैला छूट गया। तभी उनके कान में आवाज आई, काकी माँ मेरा लहंगा खराब हो गया। नहीं बिटिया, मैं इसे खराब नहीं होने दूंगी, अनसुईया जी ने कहा। उनकी आवाज मानो खाली दीवारों से टकराकर उन तक ही लौट आई हो। तभी उनकी आँख खुल गई और उन्हें महसूस हुआ कि वो सपना देख रही थी। स्वयं को संभालने की कोशिश करती हुई वह बिस्तर से उठ ही रही थी कि कानों में पड़ती हुई आवाज ने उन्हें याद दिला दिया कि ये मनुष्य सपना दरअसल हकीकत बन चुका था। आज जिस घर में निशिका की शादी की शहनाई बजने वाली थी वहाँ मातम पसरा हुआ था। निशिका की भाभी अनीता उसे कोसते हुए चिल्ला रही थी। निशिका और नवल अनसुईया जी के जेठ जेठानी के बच्चे थे। दोनों में 5 वर्ष का अंतर था। निशिका के जन्म के बाद उसकी माँ की तबीयत तो बिगड़ी तो बिगड़ती ही चली गई। ऐसे में निशिका की परवरिश की जिम्मेदारी अनसुईया जी ने ले ली। देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हो गए उनके पति के बाद निशिका उनके अंधेरे जीवन में उजाला की किरण बनकर आई थी। निशिका के माता पिता को उससे कोई विशेष लगाव नहीं था, लेकिन अनसुईया जी का लाड प्यार उसे कभी दुखी नहीं होने देता था। हमेशा उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान सजी रहती थी। निशिका जब थोड़ी बड़ी हुई तब अनसुईया जी ने उसके पिता से उसके विद्यालय में दाखिले की बात की, लेकिन उन्होंने उसकी शिक्षा का फिजूल खर्ची का नाम देकर साफ इनकार कर दिया। जब अनसुईया जी ने विद्यालय का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली तब उन्होंने अपनी सहमति दे दी। अनसुईया जी को मिलने वाला विधवा पेंशन और पहले से जमा की हुई थोड़ी बहुत पूंजी से उनका और निशिका का खर्च आराम से चल जाता था। देखते देखते निशिका ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन अब आगे की पढ़ाई उसके और अनसुईया जी के लिए मुसीबत बन गई थी, क्योंकि गांव के विद्यालय में आगे की पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। अनसुईया जी ने अड़ोस पड़ोस से पता किया तो मालूम हुआ कि पास के कस्बे में 12वीं कक्षा का विद्यालय है, लेकिन वहां बस से ही आना जाना संभव था, जिसमें 1 घंटे का वक्त लगता था। जब अनसुईया जी ने रोज निशिका के साथ आना जाना स्वीकार किया तब जाकर बड़ी मुश्किल से एक बार फिर उसके पिता ने उसके दाखिले की इजाज़त दी। एक दिन निशिका अनसुईया जी की गोद में सर रखकर उदास होकर बोली, काकी माँ, आपको मेरे लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। घर का सारा काम भी आपको करना पड़ता है और फिर मेरे साथ रोज आना जाना भी। कभी कभी जी चाहता है छोड़ दूँ ये पढ़ाई लिखाई। ना मेरी बिटिया रानी, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। तुझे पढ़ना है और खूब पढ़ना है। तुझे इस गांव की आने वाली निशिकाओं के लिए आदर्श बनना है, उनके लिए आगे के रास्ते खोलने हैं। हमारा सब्र अभी बहुत लंबा है लाडो, अभी से हार मत मान। अनसुईया जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। वाह वाह, क्या खूब सपने देखे जा रहे हैं। देखो देखो और आज से ज़्यादा देखो, क्योंकि अब इस घर को संभालने के लिए मेरी बहू आ रही है। अब तुम्हारी काकी माँ को ख्याली पुलाव पकाने के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा, निशिका की माँ ने अपने कमरे से ही कहा। ये सुनकर अनसुईया जी खुश होती हुई उनके पास पहुंची और बोली, सच जीजी, नवल का विवाह पक्का हो गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात है, पर सिर्फ हमारे लिए। मैं चाहती हूँ मेरी नज़रों के सामने मेरी बहू मेरी विरासत संभाल ले, ताकि मैं चैन से इस दुनिया से जा सकूं। इसलिए मैंने और तुम्हारे जेठ जी ने ये फैसला किया है कि तुम दोनों माँ बेटी अब अपनी गृहस्थी अलग कर लो। भला मेरी बहू सबकी चकारी क्यों करती फिरेगी, और आपके बीमार रहने के कारण काकी माँ
जो आज तक अकेली सबकी जिम्मेदारी उठाती आई, उसका क्या? आज उनके बुढ़ापे में उन्हें इस तरह धुतकार देंगे आप लोग? निष्का आवेश में बोली। क्यों, तू है ना उनकी लाडली, उनका ख्याल रखने के लिए, नवल ने व्यंग के सुर में कहा। निष्का कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अनसुईया जी ने उसे इशारे से मना कर दिया और दोनों अपने कमरे में चली गई। घर में बंटवारे की लकीर खींच चुकी थी। अनसुईया जी को उम्मीद थी कि शायद बहू अनीता अपने व्यवहार से इस लकीर को मिटा देगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी ही साबित हुई। अनीता भी गाहे बगाए अनसुईया जी और निष्का के लिए व्यंग बाढ़ छोड़ना अपना कर्तव्य समझती थी, लेकिन अनसुईया जी और निष्का खामोश ही रहती थी। अब निष्का 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी थी। इससे पहले कि अनसुईया जी उसकी आगे की शिक्षा के विषय में कुछ सोचती, निष्का के पिता ने समाज का हवाला देकर उसका विवाह तय कर दिया। अनसुईया जी चाहकर भी विरोध नहीं कर सकी। वो उदास सी अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी चहकती हुई निष्का आई और बोली, काकी माँ, शादी की सारी खरीदारी मैं आपके साथ करूँगी। उसे खुश देखकर अनसुईया जी को हैरानी हुई। उन्होंने जब उससे इस खुशी की वजह पूछी तो निष्का बोली, काकी माँ, जब आपका होने वाला दामाद मुझे देखने आया था तो मैंने मौका पाकर उससे पूछा था कि क्या वो मुझे अपने साथ शहर ले जाकर आगे पढ़ने देगा, और आपको पता है उसका जवाब हाँ था। शहर जाने के बाद मैं आपको भी वहाँ बुला लूँगी, आप आएंगी ना? निष्का का भोलापन देखकर अनसुईया जी मुस्कुरा उठी और ईश्वर से उसके सपने पूरे होने की मनौतियाँ मनाने लगी। विवाह में बस 1 सप्ताह रह गया था। सभी लोग तैयारियां में व्यस्त थे कि खबर आई लड़के वाले ने दूसरी जगह ज़्यादा दहेज मिलने की बात कहकर रिश्ता तोड़ दिया था। यह सुनते ही सारे घर में मातम छा गया था। सभी निशिका के दुर्भाग्य को ही इसके लिए जिम्मेदार मान रहे थे। अब रोज सुबह सबकी शुरुआत निष्का को कोसते हुए होती थी। इस घटना ने कभी दुखी ना होने वाली निष्का को तोड़ दिया था। अकेली बैठी वो बस खाली दीवारों को ताकती रहती थी। अनसुईया जी उसे संभालने की नाकाम कोशिशों में लगी रहती थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन निष्का के पिता मिठाई का डब्बा लेकर घर आए और सबको बताया कि उन्होंने दूसरी जगह निष्का का विवाह तय कर दिया है और इस बार न लड़की देखने दिखाने की झंझट है, न ब्याह टूटने का डर। मंदिर में सादगी से विवाह होगा। अनसुईया जी ने जब लड़के और उसके परिवार के बारे में जानना चाहा तो उन्हें 2 टूक जवाब मिला कि वो अपनी बेटी का भला बुरा समझते हैं। यह सुनकर अनसुईया जी चुप रह गई। अगले दिन उन्हें पड़ोस से पता चला कि जिस लड़के से निष्का का विवाह तय हुआ था वो 2 बच्चों का पिता था और उम्र में भी निष्का से बहुत बड़ा था। यह सुनकर अनसुईया जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर पहुंची और हिम्मत जुटाकर सबके बीच निष्का के पिता से बोली, भैया जी, आप निष्का के पिता हैं, इसलिए उसके विवाह के मुद्दे पर आपके फैसले का मैंने अभी तक विरोध नहीं किया था, लेकिन अब जब मैं सच्चाई जान चुकी हूँ तो अब किसी भी कीमत पर मैं मेरी निष्का का विवाह 2 बच्चों के बाप से नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर निष्का और सभी घर वाले शन्न रह गए, लेकिन निष्का के पिता ने कहा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये विवाह तो होकर रहेगा। आपने भले ही निष्का को जन्म दिया है, लेकिन उसे पाला मैंने, वो मेरी बेटी है और अब तो वो बालिग हो चुकी है, स्वयं अपने अभिभावक का भी फैसला कर सकती है और अपने विवाह का भी। अगर उसके साथ आपने जबरदस्ती करने की कोशिश भी की तो मैं कानून की शरण लूंगी। इस बार अगर मैं चुप रहकर अपनी बेटी के साथ अन्याय होता देखती रही तो धिक्कार है मेरी ममता पर, मेरी परवरिश पर। अनसुईया जी ने अपने आक्रोश को छिपाने की कोशिश किए बिना कहा। झगड़े की आवाज़ सुनकर पड़ोस के भी कुछ लोग आ गए। उन सबको अनसुईया के साथ देखकर अंततः निष्का के पिता ने अपना फैसला बदल लिया, लेकिन उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि चाहे भविष्य में अनसुईया जी उनके आगे कितना भी गिड़गिड़ाएं, अब वो निष्का के विवाह की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अनसुईया जी ने उनका यह फैसला मान लिया। अब निष्का के लिए कुछ भी करने के लिए उन्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने जब निष्का से भविष्य की योजना के बारे में पूछा तो निष्का बोली, काकी माँ, मेरी 12वीं की कुछ सहेलियाँ बता रही थी कि शहर में एक ऐसा कॉलेज है जो घर पर पढ़ने के लिए किताबें वगैरह देता है, बस परीक्षा देने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है। इस दूरस्थ शिक्षा कहते हैं।
मैं सोच रही थी मैं भी इसी माध्यम से स्नातक फिर बीएड और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करूं। मैं शिक्षक बनकर अपने जैसे लड़कियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरना चाहती हूँ। काकी माँ, अच्छी बात है बिटिया, हम कल ही शहर चलेंगे, अनसुईया जी ने निष्का को आश्वस्त करते हुए कहा। जब घर में सभी लोगों को इस बात का पता चला तो सबने एक स्वर में कहा, देखते हैं दोनों माँ बेटी मिलकर ये ख्याली पुलाव कब तक और कैसे पकाती हैं। अनसुईया जी ने निष्का का दाखिला स्नातक में करवा दिया। घर पहुंचकर अनसुईया जी बोली, पड़ोस वाली गीता कह रही थी कि आजकल सब कंप्यूटर से भी पढ़ते हैं। हम कल चलकर तेरे लिए कंप्यूटर भी खरीदेंगे ताकि तू अच्छी तरह पढ़ सके। लेकिन काकी माँ, वो बहुत महंगा आता है, निष्का ने कहा। अनसुईया जी अलमारी से अपने कुछ जेवर निकालते हुए बोली, जब तक तेरी काकी माँ जिंदा है तुझे पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जेवर देखकर निष्का उनके मन की बात समझ गई। उसने विरोध करते हुए कहा, इन्हें आप अपने बुढ़ापे के लिए रखिए। तू है ना मेरे बुढ़ापे के लिए, अनसुईया जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कंप्यूटर और किताबों की मदद से निष्का जोर शोर से पढ़ाई में लग गई। अब उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, पढ़ लिख कर अपनी काकी माँ का नाम रोशन करना। देखते देखते 6 वर्ष गुजर गए। निष्का ने स्नातक और फिर बीएड भी पूरा कर लिया था और अब लड़कियों के लिए एक विद्यालय में पढ़ाते हुए शहर में ही कामकाजी लड़कियों के हॉस्टल में रहकर स्नातकोत्तर भी कर रही थी। अनसुईया जी अक्सर उससे मिलने जाती रहती थी। निष्का ने स्वयं अपने लिए और अनसुईया जी के लिए एक मोबाइल खरीद लिया था ताकि रोज बिना किसी व्यवधान के उनकी बातें होती रहे और उसकी काकी माँ बेवजह उसकी फिक्र में न घुलती रहे। एक दिन सुबह सुबह निष्का ने अनसुईया जी को फ़ोन किया और कहा, काकी माँ, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पास आ जाइए। अनसुईया जी किसी अनहोनी की आशंका से घबराती हुई तुरंत ही शहर के लिए मिलने वाली पहली बस में सवार हो गई। सारे रास्ते उनके दिमाग में अजीबो गरीबो विचार आ रहे थे। उन्हें वो टूर छटकने का प्रयास कर रही थी। 1 घंटे का सफ़र भी आज उन्हें बहुत लंबा लग रहा था। जब वो घबराई हुई निष्का के हॉस्टल पहुंची तो देखा आज निष्का ने कुछ अलग ही श्रृंगार कर रखा था। अनसुईया जी ने थोड़े गुस्से में कहा, स्वयं यहाँ सज धज कर बैठी है और इस तरह फ़ोन करके मेरी धड़कन बढ़ा दी। माफ़ कर दो काकी माँ, दरअसल मुझे आपसे किसी को मिलवाना है, निष्का ने शरारत से कान पकड़ते हुए कहा। अनसुईया जी आगे की बात समझ गई और बोली, तू भी ना बिटिया एकदम पागल है। देख तो तेरी बात सुनकर मैं जैसे तैसे ही चली आई। अब इन कपड़ों में खास मेहमान से मिलने पर सब क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मेरी काकी माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं, जो मेरे लिए दौड़ी चली आई। अब चलिए मेरे साथ। निष्का अनसुईया जी का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां निष्का के साथ स्नातकोत्तर करने वाला कश्यप अपने माता पिता के साथ उनका इंतजार कर रहा था। निष्का ने सबसे अनसुईया जी का परिचय करवाया। कश्यप के पिताजी ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, हमें और हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, इसलिए हम आपसे रिश्ते की बात करना चाहते थे। अनसुईया जी ने स्वयं को संयत करते हुए कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब। देखिए ना, इस पगली ने मुझे ऐसे अचानक फ़ोन कर दिया कि मैं बस भागी चली आई, मिठाई वगैरह भी कुछ नहीं ला पाई। वो तो काकी माँ हमारे बीच शर्त लगी थी कि निष्का के फ़ोन करने पर आप कितनी देर में यहाँ पहुँचेंगी। आपको इस तरह दौड़ भाग करवाने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर मैंने ही सोचा कि अगर आप आ जाएंगी तो आपको अपने माँ बाप से भी मिलवा ही दूंगा। कश्यप ने माफ़ी मांगते हुए कहा, हाँ, बहुत जल्दी है तुझे अपने ब्याह की शहनाई की, समझते हैं हम, कश्यप की माँ ने हंसते हुए कहा। अनसुईया जी ने निष्का की तरफ एक नज़र देखा और कश्यप के माँ पापा से कहा, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो घर आकर एक बार निष्का के माता पिता से विवाह के बारे में बात कर लीजिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, निष्का ने हमें सारी बातें बता दी है, इसलिए हम पहले आपकी सहमति लेना चाहते थे, कश्यप के माता पिता बोले। मेरी खुशी तो मेरी बेटी की खुशी में है और मैं जानती हूँ वो किसी गलत इंसान को नहीं चुनेगी, अनसुईया जी ने निष्का और कश्यप को आशीर्वाद देते हुए कहा। अगली मुलाकात की बात तय करके सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। अगले सप्ताह जब कश्यप के माता पिता निष्का के घर पहुंचे तब निष्का के पिता ने उनसे सपाट लहजे में कह दिया कि निष्का के जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो और अनसुईया जी जो चाहें करें। कश्यप के माता पिता ने
उनकी बात सुनने के बाद अनसुईया जी के साथ मिलकर विवाह की सारी बातें तय कर ली। अगले महीने निष्का और कश्यप के विवाह की तारीख पक्की हो गई थी। निष्का और कश्यप के इच्छा अनुसार गांव के मंदिर में ही शादी की व्यवस्था की गई थी। निष्का के माता पिता, भाई भाभी महज एक मेहमान की तरह विवाह देखने पहुंचे। जब कन्यादान के वक्त पंडित जी ने निष्का के माता पिता को बुलाया, तब अनसुईया जी ने बड़ी उम्मीद से अपने जेठ जेठानी की तरफ देखा, लेकिन दोनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे पहले कि अनसुईया जी उनसे अन्वय विनय करने उनके पास पहुंचती, निष्का बोली, काकी माँ आइए, रस्म पूरा कीजिए। यह सुनकर गांव की एक महिला बोली, ये कैसे करेगी रस्म, ये तो विधवा है। विधवा से रस्म करवाना भारी अपशगुन होता है। मेरे जीवन में काकी माँ के होने से बड़ा शगुन है और कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे काबिल बनाया, हर वक्त मेरे साथ खड़ी रही, मेरे विवाह की रस्म करने का अधिकार भी सिर्फ उनका है। जब पत्नी के न रहने पर पुरुष को किसी शुभ काम के से दूर नहीं किया जाता, तो पति के न रहने पर स्त्री के साथ होने वाले इस दोहरे व्यवहार को अब बदलना ही होगा, निष्का ने दृढ़ स्वर में कहा। उसकी बात से सहमति जताते हुए कश्यप की मां अनसुईया जी का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप पर ले आई। भीगी आंखों और स्नेह से पगे ढेरों आशीर्वाद के साथ अनसुईया जी ने कन्यादान की रस्म पूरी की और निष्का को विदा किया। 2 वर्षों के आर्थिक परिश्रम के बाद निष्का का स्नातक भी पूरा हो चुका था। डिग्री मिलते ही वह कश्यप को लेकर अनसुईया जी से मिलने पहुंची। अनसुईया जी ने दोनों के पसंदीदा पकवानों के साथ उनका स्वागत किया। खाने पीने के बाद कश्यप ने अचानक अनसुईया जी से कहा, काकी माँ, अपनी आंख बंद कीजिए, आपका बेटा आपके लिए एक उपहार लाया है। अनसुईया जी की आंखें बंद करने के बाद कश्यप ने उनके हाथ में कुछ कागज रख दिए। जब अनसुईया जी ने उन्हें पढ़ा तो सहसा उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह चले। ये देखकर निष्का हैरान होती हुई बोली, अरे ये क्या दिया है मेरी काकी माँ को, जिसने उन्हें रुला दिया? अनसुईया जी ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कागज निष्का की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लगता है दामाद जी तुमसे बहुत बातें छुपाते हैं। ये ठीक बात नहीं है दामाद जी। माफी काकी माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा, कश्यप भी मुस्कुराते हुए बोला। निष्का ने कागज देखे तो वो कागज में लड़कियों के लिए 12वीं तक का विद्यालय खोलने का सरकार का आज्ञा पत्र था। विद्यालय के निर्देशक की जगह स्वयं उसका और कश्यप का नाम था। इसके साथ ही विद्यालय के लिए जमीन के कागज के साथ साथ विद्यालय के रजिस्ट्रेशन के भी कागज थे, जिन पर लिखा था अनसुईया उच्चतम विद्यालय। ओह, तो इसलिए जनाब पिछले 1 वर्ष से इतना व्यस्त रहते थे और मुझे भनक तक नहीं लगी, निष्का अपनी खुशी जाहिर करते हुए बोली। कश्यप ने अनसुईया जी से कहा, काकी माँ, निष्का ने मुझे बताया कि आपने कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए पढ़ाई करवाई और ये भी कि आपके मन में गांव की लड़कियों के लिए कुछ करने की चाह है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अपनी काकी माँ का सपना मैं पूरा करूँगा, ताकि गांव की अगली आने वाली निशिकाएं इस बात का अफसोस ना कर सकें कि उनके पास कोई अनसुईया काकी माँ क्यों नहीं है। कश्यप की बात सुनकर अनसुईया जी की आंखों से पुनः खुशी के आंसू बह चले। कुछ ही दिनों में सारी प्रक्रियाओं के तहत विद्यालय बनने का कार्य शुरू हो गया। गांव के लोग भी अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस काम में अपनी तरफ से हाथ बटा रहे थे। देखते ही देखते विद्यालय के आरंभ होने का दिन आ पहुंचा। कश्यप और निष्का अनसुईया जी को साथ लेकर विद्यालय पहुंचे, जहां विद्यालय के साथ शिक्षक, 40 विद्यार्थी, अन्य कर्मचारियों के साथ साथ लगभग सारे गांव वाले उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब विद्यालय के मुख्य दरवाजे पर लगे हुए रेबिंग को काटने के लिए कश्यप ने अनसुईया जी के हाथ में कैंची दी तो बोली, नहीं बेटे, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, इसलिए ये शुभ काम तुम दोनों करो। सहसा गांव के सरपंच जी बोले, लेकिन इस शुभ काम की प्रेरणा तो आप ही हैं अनसुईया बहन। आपने बिना किसी सहयोग के निष्का बिटिया को आगे पढ़ाया, जिसका सुखद परिणाम आज गांव की दूसरी बेटियों को मिलने जा रहा है। इसलिए ये शुभ काम तो आप ही के हाथों होना चाहिए। गांव के सभी लोग उनकी बात से सहमत थे। आज किसी के मुंह से अपशगुन की बात न सुनकर निष्का बहुत प्रसन्न थी। सबके आग्रह पर अनसुईया जी ने मुख्य द्वार का रिबन काटा और सब लोग विद्यालय के अंदर पहुंचे। कश्यप की मेहनत वहां साफ झलक रही थी। सभी गांव वाले कश्यप, निष्का और अनसुईया जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे। कश्यप की नेक दिल मेहनत के साथ साथ अनसुईया जी और निष्का का संगत आज अनसुईया उच्चतम विद्यालय के रूप में सदा के लिए वक्त के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से अंकित होकर जगमगाते हुए निष्का के
माता पिता, भाई भाभी द्वारा उड़ाए गए उपहास अब शब्दों और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार का जवाब बनकर उनके सामने खड़ा था।